बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, आजकल एहतसाब का नारा दोबारा ज़द-ए-आम है और हुकूमत का हर ओहदेदार एहतसाब का अल्म उठाए फिर रहा है। चंद रोज़ कबल नैब के अफसरान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए उनकी रिहाइश का मॉडल टाउन पहुँचे। 2-3 घंटे गुजारने के बाद चाय पीकर उनको मालूम हुआ कि शहबाज शरीफ साहब तो घर पर मौजूद ही नहीं और उनकी तमाम तर कोशिश रायगां चली गई। इससे एक आम फहम आदमी को ये समझने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह हकूमती वज़रा को नैब के मुस्तकबिल में होने वाले इक़दामात का पहले से इल्हाम हो जाता है, ठीक उसी तरह नैब ने कब अपोजिशन के किस रहनुमा की तरफ जाना है अपोजिशन को भी मालूम हो जाता है। मेरे ख्याल में नैब या कुछ और अहम ओहदेदार विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। इस मुल्क में एहतसाब तमाशा है जो हर हुकूमत ने रचाया। इस ड्रामे की पेशकश इदारों ने की जिसमें अहम किरदार उन मुकाबरीन का है जो हर हुकूमत में ऐवान इक़्तिदार में अपना घर और दफ्तर बना लेते हैं। एक हकीकत ये भी है कि हमेशा की तरह सबूत न होने की वजह से बाइज्जत बरी होना अब एहतसाब का राह पलापने वालों के मुँह पर तमाचा है। सवाल ये है कि अगर मेरे मुल्क में हर जर्नैल, हर सियासतदान, हर जज, हर ब्यूरोक्रेट, हर मीडिया हाउस, हर एंकर और हर कारोबारी तबका साफ शफाफ है और किसी ने कोई करप्शन नहीं की, तो फिर इस मुल्क को किसने बर्बाद किया, किसने लूटा, किसने इस अवाम को धोखा दिया और किसने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को अंधेरे में डाल दिया। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज मुझे ज्वाइन किया है एहसन इकबाल साहब ने। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं, वफाक प्लानिंग और वज़ीर दाखिला भी रहे हैं। नाज़रीन, एहसन इकबाल साहब से बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है एहसन इकबाल साहब ने। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले बहुत मुबारक हो, 17 जून तक का जो बेल है वो शहबाज शरीफ साहब को मिल गई। अब सर, सबसे पहला सवाल जो आता है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये है कि नैब हुकूमत का ज़ेली अदारा है और चेयरमैन नैब हुकूमत से ब्लैकमेल हो रहा है। इस इल्ज़ाम को मुस्लिम लीग नून अदालत में पेश होकर साबित क्यों नहीं करती जी? जी एहसन इकबाल साहब, कैन यू हियर मी जी? जी एहसन इकबाल साहब, कैन यू हियर मी? अब जबरदस्त बात। जी जी, अच्छा सर, सवाल ये था कि सर सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, 17 जून तक का शहबाज शरीफ साहब को बेल मिल गई। और दूसरा सर, आप लोग कहते हैं, आप लोगों का मौक़िफ़ है कि नैब हुकूमत का ज़ेली अदारा है और चेयरमैन नैब हुकूमत से ब्लैकमेल हो रहा है। सर, तो इस इल्ज़ाम को मुस्लिम लीग नून अदालत में पेश होकर साबित क्यों नहीं कर रही जी? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आपने गौर किया हो तो एक पैटर्न है, वज़ीर आज़म से लेके जो उनके वज़रा हैं वो बयानात देते हैं, वो अपोजिशन के लोगों को टारगेट करते हैं और उसके बाद फिर नैब उसी के मुताबिक, उनके फरमुदात के मुताबिक कंप्लाई करती हुई अपोजिशन के लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम करती है, उनको गिरफ्तार करती है। तो इसके लिए हम समझते हैं कि अब किसी भी पाकिस्तानी शहरी की नज़र में नैब की साख गैर जानिबदार इदारे के तौर पर नहीं रहेगी और ये एक अफसोसनाक बात है। बैसियत पाकिस्तानी, मैं भी चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर बेलाग एहतसाब हो, इस मुल्क के अंदर शफाफ एहतसाब हो। अगर किसी ने भी इस कौम का पैसा लूटा है तो उसको कटहरे में लाना चाहिए, लेकिन जब उस एहतसाब के इदारे से पॉलिटिकल एजेंडा सेटिंग हो जाती है, मुखालफिन के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे चलाए जाते हैं, तो उससे फिर पूरा वो अमल शफाफ नहीं रहता और लोगों की नज़र में अपनी जानिबदारी या अपनी साख खो बैठता है। तो ये इस वक्त नैब की सूरत हाल है। अब मैं खुद भुगता हूँ, मैंने नैब काटी है, शायद खाकान अब्बासी ने काटी है, ख्वाजा साद रफ़ीक ने काटी है, मिफ्ता इस्माइल ने काटी है, हमजा भी, शहबाज काट रहे हैं, शहबाज शरीफ भुगत आए हैं। तो ये एक सारा तसलसल है कि ये बोगस केस बनाते हैं, 6 महीने 8 महीने
लोगों को अंदर करते हैं। इससे पहले हमारे राजा कमरुल इस्लाम थे, पिंडी से एमपी है, हाफिज नुमान थे लाहौर से, साल सवा साल लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी और उनकी किरदार कशी की, और बाद में अदालत ने कहा कि ये तो झूठा मुकदमा था, इसके अंदर कुछ है नहीं। तो ये एक बड़ा बेरहम खेल है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, अभी पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग की बड़ी बात होती है कि जी नैब पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग कर रही है एंड ऑल दैट। एक बड़ी सीरियस एलिगेशंस हैं जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर लगाई गई हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उनकी तरफ से बस ये कहा जाता है कि जी हम देख रहे हैं, हम इस पे कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड कोई स्टेप्स ऐसे लेते हमें नजर नहीं आते जो उनको विंडिकेट करें इन तमाम एलिगेशंस के ऊपर से। व्हाई इट्स सो जी? ये आप अगर जरा गौर कीजिए कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ क्या इल्जामात लगे। एक, उन्होंने 55 या 56 कंपनियों का केस बनाया कि जी पंजाब के अंदर ये कंपनियां बनाई गई और वो खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसके बाद साफ पानी कंपनी का केस बना, वो खिड़की से बाहर चला गया। फिर आशियाना का केस बना, उसके अंदर हाई कोर्ट से बेलें हुई और हाई कोर्ट ने कहा कि नहायत ही बोगस और भूंडा केस है। एक एक करके वो सारे केसेस जो शहबाज शरीफ साहब 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब भी 3 दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं 5 साल प्लानिंग मिनिस्टर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा 5 साल है मंसूबे पे अमल किया गया। 3200 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे मेरे हाथों से निकले हैं। आप लाएं, मुझे साबित करें कि किसी मंसूबे में मैंने 1 रुपया का कोई ज़ाती फ़ायदा लिया है, कोई कमीशन ली है, कोई किकबैक ली है। अब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस बन रहे हैं वो उनके पब्लिक ऑफिस के नहीं बन रहे, वो बन रहे हैं उनके ज़ाती कारोबार के, उनके बच्चों के कारोबार के, उनकी वो प्राइवेट जो 30-40 साल पहले उनके वालिद की ट्रांजैक्शंस थी उसके ऊपर केस बनाए जा रहे हैं। और वो भी इस नौइयत के केसेस हैं कि अगर मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान के इनकम टैक्स लॉज के अंदर ये प्रोविजन मौजूद है कि आप अगर बाहर से पैसा लाएं तो उस पर आपको टैक्स एग्जम्पशन है। मुझे आप बताइए पाकिस्तान का कौन सा बड़ा बिजनेस हाउस है जो उसको अवेल नहीं करता? आप जहांगीर तरीन साहब की कंपनी में अगर टीटियां साबित मैं ना कर सकूं तो मुझे नाम बदल दीजिएगा। अलीम खान की टीटियां ना निकल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। पाकिस्तान के हर बिजनेस हाउस ने टीटीज के जरिए बाहर से पैसा मंगाया है और टैक्स का बेनिफिट लिया है। अब अगर आप एक बिजनेस ग्रुप को तो पकड़ लेते हैं, उनकी जो है हराम है और बाकी सब की हलाल है, तो फिर ये आप इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। और अगर ये हराम था काम जो इन्होंने गलत किया है तो फिर आप उन सब लोगों को कटहरे में खड़ा करें जिनके टीटीज आई हैं बाहर से। अच्छा, ऐसे सब मुझे ठीक फरमा रहे हैं आप। मुझे वैसे एक जनरल, बिकॉज यू हैव बीन डीलिंग विद ऑल दिस, आपने इंटीरियर भी देखा एंड ऑल दैट, मुझे एक चीज़ बताइएगा, सोर्स ऑफ इनकम आपको लगता है पाकिस्तान के अंदर या किसी भी माशरे में होनी और बतानी ज़रूरी है, या अगर ना भी बताई जाए तो इट्स ओके, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता? जी देखिए, पाकिस्तान के टैक्स लॉज मौजूद हैं और उसमें आप हर साल अपनी टैक्स रिटर्न देते हैं, अपने वसाइल और कहाँ से आमदनी हासिल की वो सब देते हैं। और अगर किसी ने मिस स्टेटमेंट की है तो आप टैक्स लॉस के तहत उसको उसके खिलाफ कानूनी चारा जो ही कर सकते हैं। असल में देखिए, नैब जो है इसका पूरा कॉन्सेप्ट जनरल मुशर्रफ के ज़माने का है। इसका जो DNA है वो लिखा गया था जनरल मुशर्रफ के हाथों से। उन्होंने इस इदारे को एहतसाब के लिए नहीं बनाया था, उन्होंने इस इदारे को बनाया था सियासी मुखालफीन को दबाव डाल के काफ लीग में शामिल करने के लिए, जो उस वक्त उन्होंने किंग्स पार्टी बनाई थी। और आपने देखा कि जो लोग उस वक्त बामुशर्रफ हो गए, मुशर्रफ साहब के हाथों पे बैत हो गए, उनके सारे केसेस ख़त्म हो जाते थे, और जो लोग मुशर्रफ साहब की बैत नहीं करते थे उनको जेलों में डाल दिया जाता था। तो ये पूरा इदारा जो है ये एक इंतकामी और सियासी मसलियत के तहत बनाया गया था जिसका मकसद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग था। हाँ, हमारी एक नाकामी है कि हम लोग इसको नहीं बदल सके। क्यों नहीं बदल सके? क्योंकि अगर आप इसको बदलना चाहते हैं इस कानून को, तो फिर आपको इसके लिए कंसेंसस चाहिए। क्योंकि जब भी आप एहतसाब के इदारे को अगर किसी ब्रूट मेजॉरिटी से करेंगे तो लोग ये कहेंगे जी देखो अपनी चोरी बचाने के लिए एहतसाब का निज़ाम नरम कर दिया। जब तक कंसेंसस नहीं होगा, और हमारे पास पिछले दौर में अक्सरियत सेनेट के अंदर नहीं थी, हम कानून साजी खुद से नहीं कर सकते थे, लिहाजा दीगर जमातों ने जब तक इत्तफाक ना करती हम इस कानून को बदल सकते थे। अब आप ये एक मिसाल देखिए
कि अगर आप इस मुल्क में दहशतगर्दी करें, अगर आप इस मुल्क में 50 लोगों को कत्ल कर दें, कोई हीनियस क्राइम करें, आपका 14 दिन का रिमांड मिलेगा सिक्योरिटी के इदारे को। एग्जैक्टली, यहाँ पर 90 डेज का मुकदमा बना दे तो 90 दिन के लिए आप बुक हो जाते हैं। 90 दिन तक आपकी कोई बेल एप्लीकेशन ही नहीं सुन सकता। अच्छा, तो ये एक ब्लैक लॉ बनाया गया था जिसका मकसद सिर्फ लोगों को हरासा करना था, उनको ब्लैकमेलिंग में लाना था पॉलिटिकल तौर पे। अच्छा, लेकिन इसमें आपका पॉइंट ठीक है और ये वाकई ही हमने देखा है 90 दिनों के लिए उनको रखा जाता है एंड ऑल दैट। लेकिन फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की सियासी और जिस जमहूरियत की हम बातें करते हैं और ये जो आप सबसे बड़ी जमहूरी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हुकूमतें एक खुद मुख्तार और शफाफ एहतसाब का निज़ाम या इदारा काम करने में बुरे तरीके से नाकाम हुई है? क्या ये फेलियर नहीं है इस पूरे निज़ाम का और उस जमहूरियत का जिसका आप, मैं और हम सारे बहुत बावाज़े बुलंद ढिढोरा पीटते हैं? जी देखिए, ये जमहूरियत का भी एक नाकामी है, लेकिन उससे बड़ी ये नाकामी और विरसा है, लेगेसी है उस डिक्टेटरशिप की कि जिसमें ये तमाम इदारे पॉलिटिशियंस की परसिक्यूशन के लिए बनाए जाते हैं। अब आप ये देखिए ना, पिछले 5 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान के मसाइल को हल किया। कोई सोच नहीं सकता था कि जिस मुल्क में 67 ईयर्स के अंदर सिर्फ 18,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई हो, उसमें 4 सालों के अंदर 12,000 मेगावाट बिजली पैदा हो जाएगी। ये अनहोनी बात थी जो हमने की है। बजाय ये कि जिन लोगों ने ये काम किया तो उन्हें शाबाश मिलती, आज वो लीडर्स और आज वो अफसरान जिनके हाथों ये मुल्क का लोड शेडिंग का मसला हल हुआ, वो सब नैब की पेशियां भुगत रहे हैं। इस मुल्क के अंदर CPEC जैसा मंसूबा जब शुरू हुआ तो लोग यकीन नहीं करते थे कि पाकिस्तान इस पर अमल दरामद कर सकेगा। हमने 4 सालों में $28.5 अरब के मंसूबे जमीन पे खड़े कर दिए। बजाय ये कि इसका हमें कोई मेडल मिलता, अडियाला जेल जाके हम देखा है। इसी तरह पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने जो डेवलपमेंट की है उसकी दुश्मन भी तारीफ करते थे। वो चीफ मिनिस्टर के जिसे मुल्क का सबसे बेहतरीन मुंतज़िम और चीफ मिनिस्टर कहा जाता था, आज उसको हमने एक क्रिमिनल बना के और नैब के आगे किया हुआ, उसकी तमाम इमेज को हम धज्जियां बखेर रहे हैं। तो मैं तो कई दफा ये समझता हूं कि शायद इस मुल्क में ये एजेंडा है कि किसी सिविलियन के गिर्द इज्जत ना रहने दो, कि कोई सिविलियन नजर ना आए कि ये इंसान का बच्चा है, सबको गंदा कर दो। ये बहुत अफसोस की बात है। अच्छा, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये व्यू पॉइंट है कि ये नैब एंड ऑल दैट वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ने बनाई और वही जिम्मेदार हैं इसको ख़त्म ना करने के। जो केसेस थे वो उनके दौर में एक दूसरे पर बनाए गए और वो हमारे ऊपर अब इल्ज़ाम डालते हैं कि जी हम पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जबकि पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग एक्चुअली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खुद एक दूसरे के खिलाफ की। डू यू एग्री ऑन दैट? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, पहली बात यह है कि नैब ना PMLN ने बनाया, ना PPP ने बनाया, ये जनरल मुशर्रफ ने बनाया। और ये कानून तब्दील, जैसे मैंने पहले कहा, इसलिए नहीं हुआ कि इसके ऊपर एक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं हो सका। और पिछले हमारे दौर में PTI ही इसकी मुखालिफ थी, क्योंकि उसका पूरा नैरेटिव था कि जी एहतसाब होना चाहिए, तो लिहाजा वो उसी तरह रहा। अब सवाल ये है कि अगर हमने कोई केसेस बनाए होते तो आप बताइए हमारे दौर में किस किस्म की विक्टिमाइजेशन हुई है। अगर हमने कोई विक्टिमाइजेशन करनी होती तो आज इमरान खान साहब बाहर ना बैठे होते। इन्होंने जो पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया, इन्होंने जो PTV के ऊपर हमला किया, हमारे आज जो सदर मुमलकत हैं उनकी और इमरान खान की जो कन्वर्सेशन है उसकी टेप हर किसी को मालूम है कि ये दोनों किस तरह उसके अंदर मुलव्वस थे। ये एक दहशतगर्दी थी, रियासती दहशतगर्दी थी, रियासत के ऊपर दहशतगर्दी थी। उसके ऊपर तो ये बुक होते आज जेलों के अंदर पड़े होते। लेकिन हमने इनकी सियासी पोजीशन के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे ये बू आए कि ये हुकूमत कोई इंतकामी कार्रवाई करना चाहती है, चूंकि हमारा एजेंडा डेवलपमेंट था। और मैं आपको बताऊं कि जब हम हुकूमत में आए तो आपको मालूम होगा कि ये बहुत तकरीरें शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ कर चुके हुए थे। तो हमें भी लोगों ने कहा कि जी अब पड़ जाएं और लग जाएं। तो एक साहब ने बड़ा अच्छी बात की, उनका देखिए आप फैसला कर लें, या आप माजी ड्राई क्लीन कर सकते हैं या आप मुस्तकबिल तामीर कर सकते हैं। ये दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं और एक दूसरे से मुतजाद हैं।
तो आप पहले ये फैसला करें कि आपने करना क्या। और मुझे खुशी है कि हमने सही फैसला किया। हमने बजाय ये कि महाजराई की तरफ जाते, पकड़ धकड़ की तरफ जाते, हमने सबको साथ मिलाया, मुल्क के अंदर एक मफाहमत की फ़ज़ा बनाई और उसका नतीजा ये है कि हमने तवानाई के मंसूबे भी सूबों के साथ मिलकर कामयाबी से लगाए। हमने सीपैक के ऊपर भी एक नेशनल कंसेंसस किया। हमने नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर भी कंसेंसस करके दहशतगर्दी को शिकस्त दी। तो ये एक चॉइस है, अगर ये हुकूमत करना चाहती है, हमें उससे कोई परवाह नहीं है, चूंकि जनरल मुशर्रफ के दौर में हम इससे ज्यादा कुछ भुगत चुके हैं, तो हम इनके हथकंडों से कुछ घबराएंगे तो नहीं लेकिन ठीक हो गया। ये शायद इस रास्ते से अपना ही ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, चूंकि इस महाजराई से मुल्क की इकोनॉमी नहीं चल सकती और जो मुल्क का इंतजामी ढांचा है वो भी नहीं चल सकता। जो है पॉइंट आ गया आपका, कंप्लीट पैरालिसिस में। ठीक। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा, बिकॉज इकोनॉमी को भी थोड़ा सा आप देख रहे होते हैं और उसके ऊपर काफी यू आर मैनेजिंग, आपने उसकी मिनिस्ट्री भी हेड की हुई है, प्लानिंग एंड कमीशन की। सर, आप लोगों का एक बहुत क्रिटिसिज्म है रिगार्डिंग कोरोना कि हुकूमत ने कोरोना को सही तरीके से मैनेज नहीं किया, हुकूमत ने जो स्टेप्स लिए वो ठीक नहीं थे। लॉकडाउन के ऊपर पूरा एक बहुत लंबी डिबेट है पिछले 2 महीने से जो हम लोग अपने हर प्रोग्राम में कर रहे हैं। सो मेरा एक सवाल ये है, अगर इस वक्त आप लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती तो आप कौन से ऐसे स्टेप्स लेते जिससे आपको लगता है कि कोरोना का जो एक ये वायरस है पूरे पाकिस्तान, रादर पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पाकिस्तान की हद तक उसको कर्टेल किया जा सकता है? जी देखिए, अगरचे कोरोना की वैक्सीन नहीं है और दुनिया का हर मुल्क इसका सामना कर रहा है, लेकिन कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो दुनिया ने अपनाई हैं और उससे लोगों ने मुस्बत नताइज हासिल किए। सामने साउथ कोरिया की है, हमारे सामने बनी की मिसाल है। कुछ ममालिक ऐसे थे जिन्होंने संजीदगी से इस बीमारी को, वबा को एक चैलेंज लिया और वो डाउन टू अर्थ चले गया और उन्होंने कहा हमने इसका काबू पाना है। उसमें सिंगापुर भी था, उसमें हांगकांग भी था, उसमें बाकी और ममालिक भी थे। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे थे जो डिनाइल में थे, उनका ये सब खैर है, हमें कुछ नहीं होगा, दुनिया में होगा, हमें कुछ नहीं होगा। उसमें बरतानिया था, उसमें अमेरिका था, उसमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब थे। देखिए, 3 चीजें थी कोरोना का मुकाबला करने के लिए जिनको हर कामयाब मुल्क ने किया। पहला ये था कंटेनमेंट, कि आप जो जराए हैं बाहर से बीमारी के आने के, उन्हें सख्ती से बंद करें और बिलखसूस एयरपोर्ट्स के ऊपर, बॉर्डर पॉइंट्स के ऊपर चेकिंग को सख्त करें और वहां पे क्वारंटाइन करें। दूसरा था कि प्रिवेंशन, आप अपने मुल्क के अंदर अगर कोई बीमारी दाखिल हो गई है तो उसको ट्रैक करें, उसको ट्रेस करें। एक ट्रेसिंग साइंस बन गई पूरी कि ये किधर किधर लोग मिले हैं, किसको मिले हैं, पूरा ट्रेसिंग करें और इसको प्रिवेंशन की तरफ लेके जाएं। जो लोग इससे बच सकते हैं वो बचें और लोगों में एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं कि उन्होंने इस बीमारी से बचना कैसे है। और फिर तीसरी चीज ट्रीटमेंट की थी कि आप जो लोग मुतासिर हो जाएं उनको ट्रीट करने के लिए अपने मेडिकल और हेल्थ केयर सिस्टम को अपग्रेड करें, हेल्थ स्टाफ को प्रोटेक्टिव गियर दें और जो वेंटिलेटर्स हैं और सारी चीजें वो लेकर आए। अब हुकूमत इन तीनों चीजों में नाकाम हुई है, ना ये कंटेन कर सकी है। देखिए, मार्च के एंड तक हालत ये थी कि जब असेंबली का इजलास था, असेंबली के अंदर मेंबर्स ने खड़े होकर कहा कि हम बाहर से आए, हमें किसी ने चेक ही नहीं किया। ठीक इसी तरह जो तुफ्तान के बॉर्डर के ऊपर जो कुछ हुआ, वहां पे लोग बेचारे परेशान होते रहे, ना कोई बंदोबस्त था, ना कोई वहां पे उनकी टेस्टिंग फैसिलिटी थी, उनको भेड़ों बकरियों की तरह फिर क्वारंटाइन किया गया और तमाशा बनाया। मुल्क के अंदर बजाय ये कि वजीर आजम ये मैसेज देते हैं कि आपने इस बीमारी से घबराना है और बचना है, वो कहता है जी ये फ्लू है बट ठीक हो जाएगा, मसला ही कोई नहीं है। ठीक, लोगों ने कोई प्रिवेंशन ही नहीं की। ठीक, एक छोटी सी ब्रेक ले लें और जिस वक्त ब्रेक से हम लोग वापस आते हैं, मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या हो रहा है और क्या वजह है कि शहबाज शरीफ साहब का और मरियम नवाज के 2 मुख्तलिफ बयानिए हैं, इस पर बात करेंगे एहसन इकबाल साहब से। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। अच्छा एहसन इकबाल साहब, एक और चीज़ मेरे ख्याल में जो लोग इसको समझने के लिए बड़ी देर से दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, एक ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जमहूरियत की बातें बिल्कुल करती है, बालादस्ती की कहती है, हम जंग भी लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 बयानिए हैं। एक बयानिया है शहबाज शरीफ साहब का और एक है मरियम नवाज का, और वो आपस में कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। दैट्स द रीज़न कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी एक चीज़ पे स्टैंड बाय नहीं रहती, जबकि उनका मौक़िफ़ चेंज होता रहता है। क्या व्यू है इस पे आपका जी?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक ही बयानिया है और वो बयानिया है जो उसके कायद नवाज शरीफ साहब का बयानिया है। ओके। अब किसी भी पार्टी के अंदर एक मंजिल पे पहुंचने के लिए मुख्तलिफ सोचें हो सकती हैं। अगर आप ये फैसला करें कि आपने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है तो एक अप्रोच हो सकती है कि हमने मोटरवे लेके जानी है, एक कोई कह सकता है हमने जीटी रोड से जाना है, लेकिन दोनों ने पहुंचना लाहौर ही है। हिकमत अमली पे किसी पार्टी के अंदर मुख्तलिफ सोच हो सकती है, ये एक सेहतमंदाना बात है, लेकिन जो मंजिल है, जो टारगेट है, जो मिशन है, जो विजन है, वो वही है जो हमारे कायद नवाज शरीफ का है। और वो ये कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हमने स्ट्रॉन्ग करना है और इसको एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल रियासत बनाना है जो कायद आज़म का ख्वाब था। क्योंकि ये पाकिस्तान एक बहुत डाइवर्स फेडरेशन है और दुनिया के अंदर जहाँ भी डाइवर्स फेडरेशंस होती हैं वो पार्टिसिपेटिव इंक्लूसिव गवर्नेंस के जरिए ही मजबूत होती हैं। अगर आप उनको डिक्टेटरशिप देंगे, आप उनको सख्ती के साथ चलाएंगे तो वो फ्रैक्चर कर जाती हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि इस मुल्क की जमहूरियत इसके लिए कोई अयाशी नहीं है, वो इसकी ज़रूरत है, इसकी बका की ज़मानत है। और दूसरी बात यह कि जब तक आपके पास सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा आप इकनॉमिकली डेवलप नहीं कर सकते और अगर आप इकोनॉमिकली डेवलप नहीं करेंगे आपका दिफा भी बेकार हो जाएगा। लिहाजा डिफेंस, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें इस प्लेटफॉर्म को आपस में हार्मोनाइज करके एक मजबूत रियासत बनानी है। ठीक, पॉइंट टेकन। अच्छा, मैं थोड़ी सी इसको आगे लेकर चलते हैं। जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और आपकी पार्टी, लेकिन हम देखते हैं कि आपकी पार्टी के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो बकौल कुछ लोगों के कि जी इस्टेब्लिशमेंट से इक़्तिदार का मुआहदा तय हो गया था, लेकिन नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो रुकावट आ गया। इवन जो कुछ सीनियर जर्नलिस्ट एंड ऑल दैट वो ये भी कहते हैं कि जी कुछ फ़ोन आए अहले इक़्तिदार से और पावर कॉरिडोर से जिसकी वजह से वो वापस आ गए। आप ओपनली बताइए, क्या वाकई ऐसा हुआ कि पावर कॉरिडोर से कॉल आई, वापस आ गए और उसके बाद फिर लोग कहते हैं कि जी फिर चीज़ें मैच्योर नहीं हुई? देखिए, अगर पावर कॉरिडोर से फ़ोन के ऊपर वो वापस आए होते तो ये सारा जो नैब गिरी उनके साथ हो रही है ये तो ना हो रही होती ना। तो ये सब एक दुश्मनों की या सियासी मुखालफों की डिसइंफॉर्मेशन है। जब तक शहबाज शरीफ साहब आए नहीं थे, रोज़ाना पीटीआई के वजीरों को ये तकलीफ होती थी टॉक शोज में, और जी भाग गए हैं, देखिए मुल्क में कोरोना है, आ क्यों नहीं रहे। अब जब वो वापस आ गए तो उनको उनकी वापसी हजम नहीं हो रही थी कि जी ये किस डील के साथ आए हैं, ये क्यों आए हैं, कैसे आए हैं। तो लिहाजा ये तो हर चीज़ में एक कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। असल बात क्या है? असल बात यह है कि दे आर अनएबल टू परफॉर्म, दे आर अनएबल टू डिलीवर। आप देखिए पाकिस्तान की इकॉनमी 2 साल पहले कहाँ खड़ी थी, आज कहाँ खड़ी है। आप ये देखिए पाकिस्तान का इंतज़ामी ढांचा 2 साल पहले कहाँ खड़ा था, आज कहाँ खड़ा है। यही हमारा इंतज़ामी ढांचा है, यही अफसरान है जिनसे हमने पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड डेवलपमेंट हासिल की, जिन्होंने सीपैक को कामयाब किया, जिन्होंने तवानाई के मंसूबे लगाए इस मुल्क के अंदर। आज हालत यह है कि वही इंतज़ामी ढांचा इस कदर मफलूज है कि कोई 10 रुपए का मंसूबा आप ले जाएं उसको भी दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है। फिर इसी तरह इस मुल्क का जो सियासी निज़ाम है वो आज से 2-4 साल पहले कहाँ था। हमने सबको इकट्ठा किया हुआ था, चाहे वो परवेज़ खटक साहब थे, चाहे वो मुराद अली शाह साहब थे, चाहे वो डॉक्टर मालिक थे बलूचिस्तान से, सबको हम साथ लेके चलते थे। आज मुल्क के अंदर पोलराइजेशन के सतह के ऊपर है, हम पॉलिटिकली कितने डिवाइडेड हैं, हम इंटरनली कितने डिवाइडेड हैं। क्या ये ज़माने में पनपने की बातें हैं? ये तो दीज आर रेसिपीज फॉर डिजास्टर। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है दुश्मनी की। और देखिए आजकल मुझे पिछले दिनों में आर्मी चीफ का बयान पढ़ा था कि जो पूरा थ्रेट स्पेक्ट्रम है उसके ऊपर हमारी नज़र है। ठीक है जी। फौजी टर्मिनोलॉजी में जो एक मिलिट्री थ्रेट है उसकी वो परसेप्शन पूरी कर लेते हैं, लेकिन आज की जंग में जो काइनेटिक के अलावा नॉन काइनेटिक फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अगर आपकी मईशत बैठ जाएगी, अगर आपकी जो इंतज़ामी ढांचा है वो मफलूज हो जाएगा, अगर आप मुल्क के अंदर सियासी इंतशार में होंगे तो आपका एटमी असला, आपकी जहाज, आपकी तोपें सब बेकार हो जाएंगी। तो लिहाजा आज हमें इस मुल्क की जो कौमी सलाहियत है उसके बारे में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचना है कि हम किस सिर्फ में जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, एक बड़ा अपोजिशन की तरफ से है कि जी नए इंतखाबात मसाइल का हल है। सर, तो सवाल फिर ये है कि अगर उनके नताइज आपके हक में आए
तो जो इलेक्शंस हैं वो साफ शफाफ होंगे, और अगर वो नहीं आए तो ये धांधली होगी। ये एक ऐसी टर्म है जो राइट फ्रॉम डे वन टिल टुडेज डेट चलती आ रही है। तो फिर ये किस तरह पता चलेगा कि कौन से इलेक्शंस ठीक साफ शफाफ हुए हैं और कौन सो में धांधली हुई है? जी देखिए, हमने तो इसलिए मुख्तलिफ सतह पे ये तजवीज़ पहले कई दफ़ा दे चुके हैं, मैं दे चुका हूँ, शहबाज साहब दे चुके हैं, शाहिद खाकान दे चुके हैं कि ये मुल्क का बिजनेस एज यूजुअल से नहीं चलेगा। अगर हमने अपने बच्चों का, अगली नस्लों का मुस्तकबिल संवारना, देखें हमने दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर अपनी ज़िंदगी में बहुत इज्जत देख ली। इस मुल्क ने हमें इतना नवाजा कि हम शुक्र नहीं अदा कर सकते। कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई वज़ीर दाखिला, कोई वज़ीर प्लानिंग, ये सारी चीज़ें होते अब बेमानी है। अब जो चीज़ है कि हम अपने बच्चों को क्या मुल्क छोड़ के जाएंगे, ये करने के लिए हम सबको जो स्टेक होल्डर्स हैं संजीदगी के साथ बैठना पड़ेगा। एक डायलॉग की ज़रूरत है कि हम इस मुल्क को आइन की अमलदारी पे कैसे चलाएं, हम एक आज़ाद, मुनसिफाना और गैर मुतनाज़ा इलेक्शन कैसे करें, और फिर उसके बाद अगले 10 साल के लिए हम एक फ्रेमवर्क पे एग्री करें कि जी ये इलेक्शन होंगे, इसके बाद अगले 5 साल में होंगे, उसके बाद अगले 5 साल में होंगे, ताकि आप पॉलिसीज़ को तसलसल के साथ यहाँ पे चला सकें। वगरना जो इक्तसादी मसले, देखिए इस वक्त हमारा इकॉनमी की बेस का इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस का क्राइसिस बन चुका है, अनसर्टेनिटी का बन चुका है, बेयकीनी का, एतमाद खत्म हो गया है। उस एतमाद को बहाल करना, इनेबलिंग एनवायरनमेंट को खड़ा करना असल चैलेंज है। ओके, आपने क्योंकि सी पैक को खुद भी मैनेज किया हुआ है एंड ऑल दैट, आपका सी पैक को लेकर आपके एतराज़ात हैं, स्पेसिफिकली एहसन इकबाल के एतराज़ात हैं कि हुकूमत इससे पीछे हट रही है, हुकूमत कहती है जी ऐसा कुछ नहीं है। आपका मज़ीद ये है कि जी चेयरमैन सी पैक अब पार्ट टाइम हो गया है। सर, ये तमाम जो एतराज़ात हैं इनको किस तरह आप देखते हैं? इनको हुकूमत तो इसको नहीं मानती, वो कहती है जी अपोजिशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म कर रही है, इसकी कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, सी पैक पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी ऑफ द सेंचुरी थी। इतना बड़ा मौका किसी मुल्क को सदियों में मिलता है, हमने बदकिस्मती से उसे ज़ाय कर दिया है। इसके 3 मरहले थे। पहला ये था 2014 से 2020 तक हमने पाकिस्तान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसे पूरा करना था, और उसे हमने बड़ी हद तक अपने दौर में मुकम्मल कर दिया। एनर्जी फराम कर दी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वेस्ट कर दिया, रोड्स का नेटवर्क ठीक कर दिया, गवादर पोर्ट से चाइना की कनेक्टिविटी कर दी, और हमने ये चीज़ें तकरीबन ग्राउंड पे खड़ी कर दी। अब बाकी गवादर के अंदर उसकी एयरपोर्ट बन रहा, वो भी शुरू नहीं कर सके। लेकिन असल जो अपॉर्चुनिटी थी सी पैक की, वो 2020 और 2025 के दरमियान इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन थी, जिसमें अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आती पाकिस्तान में और कई लाख रोजगार पैदा होता 9 इकोनॉमिक जोन्स के अंदर। ठीक है जी। उन 9 इकोनॉमिक जोन्स पर भी हमने चाइना से 2018 तक इत्तफाक कर लिया था, और हमारा जिम्मा था, हमारी जिम्मेदारी थी कि 2 सालों के अंदर 2020 तक हम वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल कर लेते, ताकि चाइना से हम प्राइवेट सेक्टर को बुलाते। अब आप देखिए तकरीबन 8 करोड़ जॉब्स हैं जो चाइना से रीलोकेट हो रही हैं। कोई वियतनाम जा रही है, कोई सोमालिया जा रही है, कोई बर्मा जा रही है, कोई इंडिया जा रही है, तो जो जहां पे कॉस्ट ऑफ लेबर कम है, चूंकि चाइना के अंदर कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत बढ़ चुकी है। तो इस 8 करोड़ जॉब्स जो चाइना से बाहर जा रही हैं, हम एक खतीर हिस्सा ले सकते थे चूंकि हम सी पैक के रूट पे वाक़ थे। अब हुकूमत ने उन 9 इकोनॉमिक जोन्स में से एक इकोनॉमिक जोन का भी 2 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया, और नतीजा ये है कि वो चाइनीज सरमायाकार प्राइवेट सेक्टर का मायूस हो गया है, हमने उसको खो दिया। फिर जो पाकिस्तान के अंदर हमने पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा किया कि हुकूमत खुद सी पैक के ऊपर एतराज कर रही थी, उसके मंसूबों के ऊपर एतराज कर रही थी, और उनको करप्शन का मौका कह रही थी। नोटेड। चाइनीज परेशान हुए। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि जो डेवलपमेंट बजट है उसको तकरीबन आधा कम कर दिया गया। अब अगर आपके पास डेवलपमेंट बजट ही नहीं है तो आप सी पैक के नए मंसूबे को कहां से शुरू करेंगे? आप शुरू नहीं कर सकते। सर, पॉइंट आ गया आपका, ठीक हो गया। से सी पैक को अब फिर उसका नतीजा ये, मैंने जैसे कहा कि काम इतना हल्का हो गया है कि जो सी पैक अथॉरिटी आपने बताई थी कि यही सब चीजों का अब हल है,
उसके चेयरमैन साहब को भी आपने स्पेशल असिस्टेंट लगा लिया प्रोपेगेंडा करने के लिए, तो अब तो पार्ट टाइम चेयरमैन है स्पेक अथॉरिटी के। ऐसे साहब लास्ट 2 क्वेश्चन, मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा है जी। एक, पाकिस्तान स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन का फैसला हुआ है और हर मजदूर को तकरीबन 30-35 लाख के करीब मुआवजा मिलेगा। ऐसे सफ़ेद हाथी अर्लियर वंस यू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, वो भी एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन था कि जी वाई टू कीप दीज वाइट एलिफेंट्स। इस फैसले को आप क्या देखते हैं? इज इट गुड, इट्स नॉट गुड, इसको रीएड्रेस होना चाहिए? हाउ डू यू सी दैट? वेरी शॉर्टली जी। मैं ये कहूँगा कि हम भी पीआईए और स्टील मिल को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ला के प्रॉफिटेबल इदारा बनाने लगे थे। उसके लिए हमने प्राइवेट से इन्वेस्टमेंट ले ली थी, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही थी, जिससे स्टील मिल मॉडर्नाइज होती, पीआईए के अंदर नया फ्लीट आता और इनका इंतज़ाम हुकूमत के पास ओनरशिप भी रहती ताकि एम्प्लॉयज़ महफूज रहते। राइट। पीटी ने उस पूरी स्कीम को सेबोटाज किया, इन्होंने एजिटेशन की, इन्होंने सेनेट में लॉ बनवाया। अब ये वही काम करने जा रहे हैं 2-2.5 साल के बाद जो हम 2.5 साल पहले कर रहे थे, और जो उसकी इजाफी कीमत है वो पीटीआई से वसूल करनी चाहिए। ओके, इन्होंने तब वो काम क्यों नहीं होने दिया था जब हम उसे करने जा रहे थे, और आज ये वही काम कर रहे हैं और कई गुना ज्यादा लागत इसकी कौम को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ओके, एहसन इकबाल साहब, लास्ट क्वेश्चन। टाइगर फोर्स बनाई है जो बहुत काम करने जा रही है जी रिगार्डिंग कोरोना और जो टिड्डी दल है उसके अकॉर्डिंगली, और खान साहब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि इससे बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा पूरे पाकिस्तान के अंदर। आप इसको कैसे देख रहे हैं जी? देखिए, ये एक बहुत खतरनाक चीज़ है और मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे कहाँ हैं। वो क्यों नहीं जानते कि हमारे यहाँ क्या तारीख रही है, जब भी यहाँ लश्कर बने हैं, यहाँ पे जब भी कोई जत्था बना है, जब भी कोई इसी तरह की फोर्स बनी है, हमने माजी में उससे क्या कुछ नताइज नहीं देखे। इस मुल्क के अंदर कितनी खाना जंगी हुई है और एक नई फोर्स बनाई जा रही है, जिसके बाद ये लोग डंडे पकड़ के कल को इंतजामिया के दफ्तर के बाद बाहर जो है अफसरों को हरासा कर रहे होंगे, अपने मुखालफों के घरों के ऊपर उनका जाके मुहासरा कर रहे होंगे, जो मीडिया चैनल इनके खिलाफ बोलेगा उसका मुहासरा करेंगे। ये तो हिटलर का जो नाज़ी पार्टी का मॉडल था और मोदी का जो आरएसएस मॉडल है उसको इमरान खान पाकिस्तान में नाफिज करने जा रहे हैं। हमें किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। ये सोसाइटी के अंदर नया एक वायलेंस का जरिया बनेगी। आज बड़ा मासूम कहते हैं जी इनसे हम लोकस्ट का मुकाबला करेंगे, ये करेंगे, लेकिन इनकी जब जत्थाबंदी होगी और जब इनके हाथों में डंडे आएंगे, जब इनकी पीटी प्रोग्राम शुरू होंगे, तो ये लोग कल को जाके अपने मुखालफीन के ऊपर हमले करेंगे, ठीक हो गया, मुहासरे करेंगे। बिल्कुल ठीक। ये एक बहुत बड़ा खतरा है जो हम पैदा करने जा रहे हैं इस मुल्क में। बिल्कुल ठीक है। एहसन इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेक्रेटरी जनरल, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल टाइम। व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस होना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हुकूमत और अपोजिशन क्या एक पेज पर आएगी। अपेरेंटली 2 साल गुजर गई हैं, हुकूमत अपोजिशन एक पेज पर नहीं है, और आइंदा आने वाले सालों में भी नहीं लगता कि ये लोग एक पेज पर आएंगे। अगर ये एक पेज पर नहीं आएंगे तो अवाम को रिलीफ कौन मुहैया करेगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।